हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका जो लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक का जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली आपकी जो डेट अनाउंस हुई है वो आपकी अनाउंस हुई है अगस्त की, यानी अगस्त मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पर हमने इसके लिए कंप्लीट कोर्स चलाया हुआ है, जिसमें आपका कंप्लीट कोर्स वहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। तो आप विदाशी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कीजिए। तो लैब असिस्टेंट में ही आपका एक टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये मैं एक वीडियो में पहले ही कवर कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो आपका ट्रेंड है वो कैसे चलता है आयनाइजेशन एनर्जी का, यानी लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आपका किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आवर्त की बात करेंगे। जो आपकी आवर्त सारणी होती है उसमें इस तरफ आपके पीरियड होते हैं, ठीक है, और इस तरफ आपके ग्रुप होते हैं। इस तरीके से मैंने बेसिक आपकी एक पीरियड टेबल बताती है। ये एस ब्लॉक होता है आपका, ये आपका पी ब्लॉक होता है, ये आपका डी ब्लॉक होता है, ये आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। नीचे लैंथेनाइड और एक्टोराइड्स अलग रखे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम पीरियड यानी आवर्त में बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा जो होगी बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है, इसके लिए आपके कारण है कुछ। पहला है आपका नाभिकीय आवेश का बढ़ना। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। और इसी वजह से जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, उसके पास अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी, ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, इसीलिए क्या होगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। फिर है इलेक्ट्रॉन्स का एक ही कोश में जुड़ना, यानी कि अगर हम एक ही शेल में जो है आवर्त में बात करें तो एक ही शेल में और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, कोई नया शेल नहीं जुड़ता, एक ही शेल में ऐड होते। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका आ जाएगा नियॉन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ हमारा सेकंड शेल है, सेकंड शेल में ही आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, इसी वजह से आपका एटॉमिक साइज़ जो है वो कम होता जाता है। इससे होगा क्या, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, एक ही शेल में ऐड होते जा रहे इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन पावर जो है आपके न्यूक्लियस की वो सबसे बाहर वाले कोश को और अंदर की तरफ खींच लेगी और लेफ़्ट टू राइट जाने में जो एटम का साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। और ये हम अभी फैक्टर्स में भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि जब परमाणु का जो साइज़ है यानी एटॉमिक साइज़ जब डिक्रीज़ होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि अब हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक ही कोश में जुड़ना और परमाणु आकार का घटना, ये तीन जो है आपके कारण है कि आयनाइजेशन ऊर्जा जो है आपकी वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलती है। अब उन एक्सेप्शंस को देख लेते हैं कि पीरियड में हमें क्या एक्सेप्शन देखने को मिल रही है। जब आप लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जब आप बेरिलियम से बोरॉन की तरफ आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं पूछूं बोरॉन और बेरिलियम में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी आपकी बेरिलियम की। जबकि होना क्या चाहिए था, जब हम कह रहे हैं लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरॉन से। इसका कारण क्या है, आप अगर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो क्या है आपका 1s2 2s2, ठीक है। ये क्या है, आपके कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, दोनों s ऑर्बिटल्स पूरी तरह से आपके भरे हुए हैं। कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही स्थिर है, इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। बोरॉन के केस में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या देखने को मिल रहा है, 1s2 2s2 और 2p1 पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो और इस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है। इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा बजाय एक कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसीलिए बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बेरिलियम से कम होती है, ठीक है। बोरॉन आपका कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड में आता है, ठीक है। और आपका बेरिलियम जो है सेकेंड में आता है, बोरॉन किसका है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है। ये चीज़ हमको आपके सभी जो ग्रुप्स है उस पर देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये आपका 13th है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की तरफ मैं अगर देखूँगी तो जैसे मुझे यहाँ बेरिलियम
और बोरॉन में देखने को मिल रहा है सेम चीज़ मुझे क्या देखने को मिलेगी, ठीक है, इसके नीचे क्या आ जाता है आपका एल्यूमिनियम, यहाँ क्या आ जाता है मैग्नीशियम। अगर मैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में भी चेक करूँ तो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी कंपेयर टू मैग्नीशियम, ठीक है, सेम रीज़न जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये पीरियोडिक ट्रेंड आपको सेकेंड और 13th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों में देखने को मिलेगा, ये एक्सेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर से हमारा यहाँ से तो कम हुई, ठीक है, फिर बोरॉन से कार्बन की तरफ बढ़ती है, नाइट्रोजन तक बढ़ेगी। अब अगेन हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फिर से एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन में जो है आपका उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी कंपेयर टू नाइट्रोजन। फिर से यहाँ पर किसका रोल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ज़रा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए, 1s2 2s2 2p3। 2p3 क्या है आपका, p में 3 है यानी हाफ फिल्ड है। p को अगर मैं ऐसे अलग अलग ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूंगी, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका तीनों ऑर्बिटल से भरा हुआ है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन में चेक करते हैं ज़रा, 1s2 2s2 2p2, यानी इसके p ऑर्बिटल को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये मुझे इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में से ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा ईजी है, जबकि यहाँ मुझे एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। इसीलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में भी हमको यहाँ पर अलग ट्रेंड देखने को मिलता है। तो यही आपका, बाकी आपका इसी तरीके से फॉलो होगा। ऑक्सीजन से भी नियॉन की तरफ अगर हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ध्यान आपको सिर्फ किस में रखना है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ट्रेंड तो याद होगा आपको कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो आप इसको ऐसे ही सीधे नहीं लगाएंगे। अगर आपका सेकेंड और 13 ग्रुप के एलिमेंट्स में आ रहा है तो वहाँ देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है सेम पीरियड में होने चाहिए, ठीक है, सेम पीरियड में अगर सेकेंड और 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पर आपको 13 ग्रुप का एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट। और सेम चीज़ हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में भी देखने को मिल रही है। चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन ग्रुप की, समूह में, यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाते वक्त हमें आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है, ठीक है, कम होती है। क्यों होती है, इसका रीज़न है, सबसे पहले तो ये है रीज़न कि ऊपर से नीचे आते वक्त आपका जो परमाणु का साइज़ है यानी उसका आकार बढ़ता है, ठीक है। हर बार जब आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, ये मैंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिए, हर बार एक न्यू शेल ऐड होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 1s1 है, यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2s1 में जा रहा है, यहाँ 3s1 में जा रहा है, यहाँ 4s1 में जा रहा है, ठीक है। आगे भी ऐसे रुबिडियम चीज़ें में जाएंगे, 5s1 6s1 आएगा आपका। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर बार एक नया शेल ऐड हो रहा है। हर बार एक नया शेल ऐड होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस है, पहला शेल, फिर दूसरे में आए दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, फिर चौथा शेल। तो इससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। और दूसरा आपका कारण होता है परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि हर बार एक नया शेल ऐड हो रहा है तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं। जो अंदर के शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, अंदर के शेल्स भरे हुए हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हैं। तो हर बार जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, नया शेल ऐड हो रहा है और अंदर और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस न्यूक्लियर चार्ज को पूरी तरीके से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देंगे। इसी को आपने पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ भी हमें कम देखने को मिलेगी। तो ये है आपका डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप हमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है। अब इसमें अगर एक एक्सेप्शन देखें हम तो क्या देखने को मिलेगी हमें, ये हमने लिए ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे लिखे हैं, ये इस तरीके से होगा। ग्रुप 13 में ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये वाला जो है, ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोरॉन की ये सब मैंने आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है। आयनाइजेशन एनर्जी को किस में लोगे, किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल में ली हुई है ये सब। यहाँ पे 801, ठीक है, बोरॉन की। फिर बोरॉन से हमें कम देखने को मिली एल्यूमिनियम में, 577 हो गए किलो जूल पर मोल। लेकिन अब एल्यूमिनियम और गैलियम में देखो तो गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इंडियम की, ठीक है, गैलियम से कम हो गई, लेकिन थेलियम की हम देख रहे हैं तो फिर वो इंडियम से भी ज़्यादा है, ठीक है, इवन के आप देखोगे गैलियम से भी ज़्यादा है।
तो ये ट्रेंड हमें देखने को क्यों मिल रहा है? तो यहाँ पर आप देखो एल्यूमिनियम जो है आपका, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है आपका डायरेक्ट आपका सेकेंड ग्रुप के बाद आ जाता है। इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं। हाँ, एल्यूमिनियम जो है डायरेक्ट आपका सेकेंड वाले ग्रुप के बाद आ रहा है, 13th ग्रुप का जो एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? यहाँ पर तो हमें सिंपल आपका ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि बोरॉन से कम किसकी है? एल्यूमिनियम की। लेकिन गैलियम की जब मैं बात कर रही हूँ, गैलियम जो है आपका डी ऑर्बिटल यहाँ पे बीच में आ गए, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स आ गए। तो 3d ऑर्बिटल्स ऐड होने के बाद, 3d इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने के बाद गैलियम आ रहा है। अब ये जो 3d इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं? ये इसको अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। अब जब ये अच्छी तरह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, डी इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स है उनका शेप ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको पूरी तरीके से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते, परिरक्षण प्रभाव जो है अच्छी तरह से प्रभावी नहीं होता, न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अच्छे से इफेक्टिवली पकड़ लेता है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या मिल जाती है? थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर इंडियम के केस में आएंगे। इंडियम के केस में अब देखो यहाँ पर ये कम हो रही है, यहाँ पर आपके गैलियम से कम है। ठीक है, गैलियम से यहाँ पर कम है। यहाँ पे अब हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन आ गए? 4d, यहाँ पे थे हमारे 3d, और यहाँ पर हमारे हेलियम में आ जाएंगे 5d और 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इंडियम के केस में जब हम आएंगे तो इंडियम के केस में आपका 3d और 4d इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है अच्छा खासा शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो इस वजह से यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी हमें फिर से कम देखने को मिलती है। लेकिन जब आप थेलियम में आओगे तो थेलियम में आपके 5d इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 4f इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगेन पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। f ऑर्बिटल की तो बहुत डिफ्यूज शेप होती है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होता, प्रभावी नहीं होता, और न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक वो काफ़ी प्रभावशाली ढंग तक पहुँच पाता है, और इसीलिए यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है हमें इस केस में थोड़ा 4d 5 और 4d इलेक्ट्रॉन्स, 3d इलेक्ट्रॉन्स, 5d और 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थोड़ा अलग सा देखने को मिलता है, जो हमें नॉर्मल अलग अगर हम ग्रुप्स की बात करेंगे वहाँ पर आपका सिंपल ट्रेंड रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री में वैसे यही होता है, मेनली तो वैसे ट्रेंड्स पर ही चलेगा, आपको वही याद करने होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अगर एक्सेप्शन है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन कम ही होती है, 2-3 एक्सेप्शंस होती हैं, उनको आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आई होप ये आपका आज क्लियर हुआ होगा टॉपिक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।